So our today's topic is spherical lens. So what is spherical lens? पहली बात जो दिमाग में आती है, the portion of a refracting medium, एक ऐसा refracting medium का portion whose curved surface forms the part of sphere. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अभी कि स्फीयर का दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर हमको ये लेंस मिल रहा था, इसी के लिए हमको कहते हैं इसको स्फेरिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस को हम लोग दो बेसिक पार्ट में बांट सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. तो देखेंगे हम लोग कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है भाई. कॉनकेव मैं उल्टा लिख दिया शायद, यहाँ पे आना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है ना. द लेंस विच आर, हाँ नहीं ठीक है सही लिखा हूं. कॉनकेव लेंस, द लेंस विच आर थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द कॉर्नर. मतलब एक ऐसा लेंस जो अपने मिडिल से सबसे थिन हो और एजेस में थिक हो, मोटा हो, तो कैसा दिखेगा वो, कुछ ऐसा दिखेगा कॉनकेव लेंस. उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, मैंने उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे सर, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे कि वो डाइवर्ज करेगा. डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है सर. तो कॉनकेव लेंस क्या हुआ, एक ऐसा लेंस जो अपने मिडिल से थिन हो और एजेस पे थिक हो. दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, मिडिल में थिन है और एजेस में थिक है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हुआ, द लेंस विच आर थिक एट द मिडिल. तो जस्ट उसका उल्टा कॉन्वेक्स हुआ, जो मिडिल से, बीच से सबसे ज्यादा मोटा हो और अपने एजेस में थिन हो. स्फेरिकल सरफेस से बना है तो यहां टिप्स में अपने पूरे सरकमफेरेंस के एजेस में वो सबसे थिन होता है, पतला होता है और बीच से मोटा होता है. ये तो बात डेफिनेशन की होगी, ये पुरानी बात है, वैसे भी आप समझते हैं. ठीक, उसके इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. यहाँ डाइवर्जिंग लिख दिया मैंने, गलत भी स्पेलिंग है इसकी, डाइवर्जिंग नहीं कन्वर्जिंग आएगा. क्या आएगा, कन्वर्जिंग लेंस, ये आएगा कन्वर्जिंग लेंस. यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, कन्वर्ज करता है, लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कन्वर्जिंग लेंस. इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ो सर. अब देखो हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को इसको पढ़ना भी है आगे. तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हम लेंस से गुजारते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे. रेफरेंस मतलब क्या होता है, इसी के ऊपर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इससे ही हम लोग पैरेलल, इससे ही हम लोग परपेंडिकुलर, इससे हम लोग सारे मेजरमेंट करने वाले हैं. ऐसे एक इमेजिनरी लाइन को जो इसके सेंटर से गुजरती है, इस लेंस के सेंटर से गुजरती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. फिर आएगा ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर ओ, एक ऐसा पॉइंट which is the center of the lens, which is the center of the lens, which is assumed to be the center of the lens, is called optical center, is called optical center. ठीक. then principal focus और फोकल लेंथ. तो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ समझने के लिए बहुत आसान है. दो लेंस के लिए दोनों अलग अलग बनता है. पहला तो हम लोग देखेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस है. तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखे हैं कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन होने के बाद में हमेशा फोकस से गुजरेगी. तो जितनी भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है सर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल आएगी तो वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी. तो देखो सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस हो जाएगी और फोकस से गुजरेगी, फोकस या कन्वर्ज हो जाएगी और फोकस से गुजरेगी. इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं, इस एफ फोकस. तो एक कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं. देखो इधर से आएगी लाइट रे तो इधर फोकस होगी, और अगर जस्ट इसके उल्टा, अगर इधर से लाइट रे आती तो ऐसे, तो इधर वाले फोकस से गुजरती. तो दो दो फोकस हुए, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए. स्फेरिकल लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बनता है, तो दो फोकस हुए, एफ, एफ डैश. तो हर एक लेंस के पास दो दो फोकस होते हैं. ठीक, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, उसी को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं. अब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं. तो देखो यहाँ पे एफ, स्मॉल एफ से मैंने दिखाया है,
ये फोकल लेंथ हुआ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, पुरानी बात है भाई, ठीक, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और बात जानते हैं कि लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। कुछ लॉज होते हैं, लॉ नियम बना दिए गए हैं कि अगर लाइट रे ऐसी आ रही है तो वो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ऐसी आ रही तो ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। तो बेसिकली 3 लॉज है, 3 नियम है। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से गुजरेगी। कॉन्केव लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से आती हुई दिखेगी। तो देखो क्या हुआ, फैल गया, डाइवर्ज हो गया ना, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज हो गया तो फोकस से आती हुई दिखेगी। पुरानी बात है, याद आ रहा है? बताओ, याद आ रहा है? पहले किए थे ऐसे सब, देखे थे, उसी चीज को थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। हाँ सर, पुरानी बात है, सब बताया करो। ठीक है, आगे बढ़े। ये पहला रूल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा या फोकस से आता हुआ दिखेगा। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। फिर उसके बाद दूसरा बोलता है कि अगर फोकस से गुजरता हुआ आए तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए या बोल दो कि कॉन्केव लेंस के लिए, अगर फोकस पे आ रहा है, देखो ये लाइट रे अगर ये लेंस नहीं रहता तो फोकस से गुजरता, फोकस पे आ रहा था मगर रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो गया। यानी कि दोनों मिलाकर बोल सकता हूं कि लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस पे आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन एमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा हो गया। और तीसरा भी आसान है, तीसरा तो सबसे आसान है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे गुजरेगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ये 3 रूल हो गए थे दोनों लेंस के लिए, ये लेंस के लिए भी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए। सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई लाइट रे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, 0 रिफ्रैक्शन, मतलब बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी वो। ये 3 रूल के हिसाब से ही बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, बहुत सारे इमेजेस बनते हैं, और वही है आपका असाइनमेंट। तो आज का असाइनमेंट है, योर असाइनमेंट इज, याद रखना मैं आपका असाइनमेंट इसको बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं आपको असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसको आप 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हो। इमेज फॉर्मेशन टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, पोजीशंस लिखना चाहिए मुझे, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, जरूर देखना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के, उसके हिसाब से इमेज बनता है, और कॉन्केव लेंस के लिए 2 पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के, उसके हिसाब से इमेज बनता है। याद आ रहा है? ये बना पाओगे? ऐसे बन जाएगा? This is your assignment. Try to do that. Otherwise, look from the NCERT और आपको याद आ जाएगा। And I'll show you that thing also. हाँ, ये यार बहुत आसान है यार, बहुत, एक टेबल को बस देखना है आपको, क्योंकि now in 12th class it is being related with your formulas and numerical. वो images कैसे बन रही, कहाँ से बन रही है, it can be asked, you know, what can be asked, we don't know, but you have to be prepared by yourself because this thing we have already done. No need to do it again and again. ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही इजी भी है। इजी क्यों? क्योंकि है इसमें कुछ नहीं, ओनली सम अजम्पशंस आर देयर। देखो इसको देख के घबरा जाते बच्चे, कुछ भी नहीं है, जबकि लेंस मेकर फॉर्मूला नाम से ही पता है कि इस बेसिस पे ही लेंस को बनाया जाता है। लेंस में कितना पावर हो, पावर के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, मगर कितना रिफ्रैक्शन, कितना डेविएशन, कितना मुड़ना चाहिए, कहां पे क्या इमेज बनना चाहिए, वो यहीं से बनता है। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो देखो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम एक और प्रकार का लेंस कन्वर्जिंग, क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? क्योंकि इसका काम है कन्वर्ज करना।
इसका काम है कन्वर्ज करना। कन्वर्ज यानी कि जाती हुई लाइट रेस को मोड़ता कुछ ऐसे है कि वो सारी लाइट रेस को कहीं जोड़ना चाहता है, एक साथ कन्वर्ज करना चाहता है, फोकस करना चाहता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि दिखेगा कैसे ये सब चीज। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस दी हुई है, ऑब्जेक्ट है ओ पर, देखना एक एक करके देखना, ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कंसीडर अ लेंस कॉन्वेक्स मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा सा देख चुके हैं, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था रिफ्रैक्शन। और जो जहां पर इसको रखा गया है, इस लेंस को एयर में रखा गया होगा, है ना, वो μ1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। एयर का है या पानी में रखा गया तो पानी का हो जाएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी वो वेरिएबल है, ठीक है। μ1 बीच में लेंस रखा हुआ है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रेयरर मीडियम है μ1, डेंसर मीडियम है μ2। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये लेंस है तो ग्लास का बना हुआ होगा, तो μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। P1 एंड P2 आर द पोल्स। अब देखो यहाँ पे पॉइंट P1 और P2, देखो ये जो लेंस है ना, ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, तो एक स्फेरिकल सरफेस ये हुआ और एक स्फेरिकल सरफेस ये हुआ, तो यहाँ पर P1 है इसका पोल इस तरफ के सरफेस का, और याद आ रहा है ना स्फेरिकल, आपने मिरर भी पढ़ा है तो उसमें पोल होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, मगर दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, इसका ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोलेंगे, इसका पोल बोलेंगे। तो ये हो गया पोल P1 P2, और यहां पर हो गया इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C। ऑब्जेक्ट O है, वहां से लाइट रे निकली, लाइट रे निकली है, देखो लाइट रे जा रही है भाई यहां से, ये लाइट रे जब जैसी ही एंटर करेगी इस लेंस के अंदर तो रिफ्रैक्शन होगा। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, हवा से ग्लास में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा ये लाइट रे, बताओ, चलो बताओ। जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, बताइए। नो आंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नो, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे रेयरर टू डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, शॉर्टकट अपनाती है। तो देखो ये लाइट रे को जाना था कुछ ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, है ना, मगर नहीं, वो कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, यहां से यूं गई, और ये रहा नॉर्मल, ये रहा हमारा नॉर्मल, है ना, इस नॉर्मल के पास आ गई। जाना ऐसा चाहिए था, मगर कैसे हो गई, बैंड हो गई और इधर मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, है ना। देखो कितना एंगल बना रही है, आ रही है I1 से, I1 एंगल बना रही थी आने के लिए, और जा रही है R1 से, कम एंगल बनाकर इसके अंदर ट्रेवल करेगी। किसके अंदर, इस लेंस के अंदर, अभी ग्लास के अंदर ही है, बाहर नहीं निकली है। अब देखो जब ग्लास से बाहर निकलेगी, जब ग्लास से बाहर निकलेगी ये लाइट रे, तो कैसे जाएगी, देखो ये लाइट रे यहां से बाहर निकल रही है, ये बाहर निकली। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम ग्लास है, रेयरर मीडियम एयर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। मतलब नॉर्मल ये रहा हमारा नॉर्मल, ये लाइन रहा हमारा नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल देखो ना, सेंटर, ये C2 और C1 क्या है पता है, ये C2 और ये C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये स्फीयर रेडियस कहलाएगा। ये देखो ये रेडियस होगा, जहां पे एरो घूम रहा है मेरा रेडियस, तो रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस पे नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है सर। तो परपेंडिकुलर को ही तो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। तो देखो ये क्या करेगी, आर, ये इसको जाना था सीधा, ऐसे चले जाना था, मगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से और दूर हो गई, और इमेज बन गया आई यहां पर, देखो यहां पर इमेज बन गया हमारा, ठीक है। ओ में ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट था, और इमेज बन गया आई में। मगर अब बीच में बहुत सारे तामझाम हो रहे हैं भाई, क्या क्या हो रहा है देखो, I1 एंगल से आई थी, R1 रिफ्रैक्शन हुआ। अब जब बाहर निकली तो बाहर निकलते समय I2 एंगल से निकल रही थी, और R2 रिफ्रैक्शन हो गया, देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो I1 R1, I2 R2, ठीक है। अब देखो इनके जो नॉर्मल थे, दो नॉर्मल हुए दो सरफेसेस के, तो उसको मैं आगे प्रोजेक्ट करता हूं, तो गामा 1
गामा 1 और गामा 2, गामा 1 और गामा 2 दो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अल्फा 1 एंगल से निकली थी, देखो अल्फा 1 एंगल से निकली थी, ठीक है, और बीटा 2 एंगल बनाकर इमेज बनाई है। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं आता तो ये बीटा 1 ही एंगल बनाती। तो देखो क्या क्या बात हुई, I1 R1, I2 R2, अल्फा 1 एंगल से ये निकली थी प्रिंसिपल एक्सिस से और बीटा 2 एंगल बनाई है इमेज बनाकर। मगर अगर यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो बीटा 1 बनाती, और गामा 1 गामा 2 उन दोनों के बीच के नॉर्मल का एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस से। बोलो यहां तक समझ में आया डायग्राम? डायग्राम यहां तक समझ में आया क्या? बताओ बताओ। ये डायग्राम ही है बाय द वे, ये डायग्राम ही है जो यहां पर इतना कठिन दिख रहा है, अदरवाइज इतना सिंपल है, यहां पे कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ, बढ़े आगे, आगे बढ़े और क्लियर होगा फिर। देखो फिर देखो अब क्या होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या हो सकता है। क्या हो सकता है सर? ये जो सरफेस है, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये दो स्पेरिकल सरफेस से बना हुआ है। तो कोई एक स्पेरिकल सरफेस ले लेते हैं हम लोग, ये x p1y, ये वाला ले लेते हैं x p1y। इसमें जब लाइट एंटर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो चलो, ये x ऊपर में x होगा, x p1 और यहां पे रहेगा y। तो देखो x p1y, यहां पर x p1y में, x p1y में से रे O से निकल रही है लाइट रे और A पे पहुंच रही है। A हमारा इंटरफेस है जहां पे दो मीडियम चेंज हो रहे हैं, एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक। I एंगल से आई थी, R एंगल से अंदर घुस रही है। ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, C1 से जो गया हुआ है नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, परपेंडिकुलर है तो, है ना, नॉर्मल। अब देखो यहां से जब ये रिफ्रैक्शन होके अंदर घुसी तो इमेज बनाती, अभी बाहर निकली वाला बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इसी के अंदर इमेज बनाती आई यहां पर। मान लो वो बीटा 1 एंगल में बनता, अल्फा 1 से निकली थी लाइट रे, बीटा 1 एंगल में बनता और इसका नॉर्मल गामा 1 एंगल बना रहा है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस पे an, μ1 इसका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ग्लास का μ2। तो देखो इन ट्राइंगल AOC1, AOC1, ये देखो AOC1, इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं। एक्सटीरियर एंगल याद आ रहा है, अंदर के इंटीरियर के दो एंगल अल्फा 1 और गामा 1 मिलकर आई के बराबर होंगे, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। याद आ रही है वाली बात? नहीं याद आ रही तो थोड़ा सा रिवाइज करना और सुन लो। अल्फा 1 प्लस गामा 1 इज इक्वल टू आई होगा एक्सटीरियर एंगल, आई इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस गामा 1 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब अल्फा 1 और गामा 1 क्योंकि बहुत ही छोटे एंगल होते हैं, इसलिए tan अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 भी बोल सकता हूं और tan गामा 1 इज इक्वल टू गामा 1 भी बोल सकता हूं। यानी कि अल्फा 1 और गामा 1 की जगह, देखना ध्यान से सुनते रहना, I इज इक्वल टू tan अल्फा 1, इसकी जगह tan अल्फा 1 और tan गामा 1 लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं, अगर एंगल बहुत छोटे हो ना तो लिख सकता हूं। देखना क्या काम आएगा, अल्फा बीटा गामा, सॉरी tan cos sin tan का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल AIC, अब AIC को देखो, AIC, ये देखो AIC छोटा वाला ट्राइंगल है, AIC C1 है, AIC1, ठीक है। इसमें से भी देख सकते हैं गामा 1 इज इक्वल टू R प्लस बीटा 1 बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल गामा 1 इज इक्वल टू R प्लस बीटा 1, एंगल R प्लस एंगल बीटा 1, एक्सटीरियर एंगल। तो चलो लिख दो, गामा 1 इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल बीटा 1, या फिर बोल सकता हूं एंगल R इज इक्वल टू एंगल गामा 1 और इधर ले जाओ इसको तो माइनस बीटा 1। अब देखो गामा 1 और बीटा 1 भी छोटे छोटे एंगल हैं, एकदम छोटे एंगल है। इन दोनों की जगह भी tan गामा 1 और tan बीटा 1 लिख सकता हूं मैं, tan गामा 1 tan बीटा 1। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। अभी देखो इन ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे ANO, ANC और ANI, ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल हैं हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो हर जगह टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा लगा देते हैं। तो ई इन ट्राइंगल ए एन ओ, देखो ए एन ओ में टेन अल्फा वन कितना होगा, ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन ओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्राइंगल ए एन आई टेन बीटा वन कितना होगा, ए एन अपॉन एन आई, ए एन अपॉन एन आई। और इन ट्राइंगल ए एन सी टेन गामा वन क्या होगा, ए एन अपॉन एन सी वन, ए एन अपॉन एन सी वन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हर जगह देखो ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन सी, ए एन अपॉन एन आई। तो हमारा यही वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, एंगल आई इज इक्वल टू टेन अल्फा वन प्लस टेन गामा वन, और एंगल आर इज इक्वल टू टेन गामा वन माइनस टेन बीटा वन, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ओ प्लस ए एन अपॉन एन सी, और एंगल आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी माइनस एंगल ए एन अपॉन एन आई। अगर क्या रहे हम लोग एंगल आई और एंगल आर निकाल रहे हैं, और स्नेल्स लॉ के फॉर्मूले में डाल देंगे। क्या है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। याद आ रहा है, पिछले क्लास में पढ़े थे, याद आ रहा है क्या बताओ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला रिफ्रैक्शन वाला, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। मतलब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, एक लेंस कैसे बनेगा, लेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैलकुलेशन कैसे होगा उसका, वो निकाल रहे हैं। आई और आर की वैल्यू निकाल दिए, देखो परपेंडिकुलर बेस के फॉर्मूले में। अब हम लोग एक बात जानते हैं यहाँ पे, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूंगा मैं। सब बताओ, सब बताओ, सब बताओ, समझ में आ रहा है यहाँ पे, बताओ, आगे बढ़ूंगा फिर मैं। आ रहा है, सब बताओ, नाम भी लूं क्या सबका, कम ऑन टेल मी, आ रहा है, आगे बढ़े, ठीक, यस सर, बढ़ो सर, आप पढ़ाओ, ठीक। चलो, फॉर थिन लेंस, जब बहुत पतला लेंस होगा तो सोचो ना आप, यहाँ पतला सा लेंस होगा, ये जो लेंस है ना, मान लो ये जो लेंस है ये पतला सा है, एकदम पतला सा है, ज्यादा मोटा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, एन जो है पॉइंट, एन जो पॉइंट है, ये जो एन पॉइंट है वो P1 से कोइंसाइड रहेगा, एकदम पास में रहेगा। ये जो एन पॉइंट है परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए हैं वो P1 के एकदम पास में रहेगा, ठीक है। तो मैं जहां जहां एन आ रहा है P लिख देता हूं, वहां पे P1 लिख दूं, लिख दो सर, बहुत पास में है तो लिख दो वहां पे। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, NO इज इक्वल टू OP1 बोल सकता हूं, NC इज इक्वल टू P1C बोल सकता हूं, और NI इज इक्वल टू P1I। N की जगह P1 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 लगा दिया, क्यों, क्योंकि N और P1 बहुत पास में है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत पास में है, पोल और सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर बहुत पास में है, ठीक। तो एंगल आई इज इक्वल टू ए एन अपॉन OP1 प्लस ए एन अपॉन P1C, ठीक। और R इज इक्वल टू ए एन अपॉन OP1 माइनस ए एन अपॉन P1I। अब स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला वही जो बताया मैं, ऐसा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू आई, म्यू वन। तो म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई, म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर, सॉरी म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब आई और आर क्योंकि बहुत छोटे हैं, अरे ये जो आई और आर एंगल है ना, वो एक बड़े से लेंस के लिए बहुत दूर में कहीं रखे होंगे तो एंगल बहुत छोटा होगा, साइन आई इज इक्वल टू आई मान सकता हूं, तो यहां पे मान सकता हूं साइन आई की वैल्यू आई के बराबर ही होगी, आई के बराबर ही होगी। तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आर। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आई और आर की वैल्यू निकाल रखा हूं मैंने। चलो वैल्यू रख देता हूं आई और आर की, अभी देखे ना हमने आई की, एंगल आई इज इक्वल टू क्या आया, ये आया है, एंगल आर इतना की ये आया है, इन दोनों की वैल्यू रख देता हूं, म्यू वन इंटू, कैसे हो गया, म्यू वन इंटू ए एन अपॉन OP1 प्लस ए एन अपॉन P1C, वो लिखा था वहां पे, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू ए एन अपॉन OP1 माइनस ए एन अपॉन P1I। एन सब बाहर में है, सब निकाल दो, कैंसिल कर दो, क्या बचा, म्यू वन इंटू वन अपॉन OP1 प्लस वन अपॉन P1C इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन अपॉन OP1 माइनस वन अपॉन P1I। अब देखो यहां पे P1 लाइज वेरी क्लोज टू C के बहुत पास में है P1। अब ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, बड़ा वाला डायग्राम, बड़े वाला डायग्राम में देखो यहाँ पे, ये देखो ये P1 जो है वो एक थिन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो C के बहुत पास में होगा, P1 और P2 दोनों। अब देखो यही चीज हम लोग दोनों, एक सरफेस ये हुआ, दूसरे सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये देख लेते हैं। दूसरे सरफेस के लिए भी सेम वे ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए, क्या बनेगा सर, वो बनेगा, ये देखो, फॉर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस जो कि होगा XP2Y,
xp2y था, xp2y, तो इसके लिए हमारा इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे, ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, OP1 को हम CO लिख सकते हैं, P1I को CI1 लिख सकते हैं। अरे P जहां पे है ना वहां C लिख दो। देखो P1 OC, P1 I1 C1, P1 CC1, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के बहुत पास में, तो μ1 1/OC प्लस 1/CC1 इज इक्वल टू μ2 इंटू 1/CO माइनस 1/CI1। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस कर लो तो क्या मिलेगा, μ1 अपॉन, देखो इसको मल्टीप्लाई करा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो CO प्लस CI1 ऐसे वाला मिलेगा, μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन CI इज इक्वल टू C C1 वाले को एक साथ ले लो, C C1 एक साथ आ गया, क्या मिला, μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1, ठीक, μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1, ये मिला हमको। ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग फॉर सेकंड स्पेरिकल सरफेसेस, यहां पे 2 स्पेरिकल सरफेस थे, तो उसके लिए भी हमको ऐसे ही एक फॉर्मूला मिलेगा, माइनस ऑफ μ2 अपॉन CI1 प्लस μ1 अपॉन CI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन CC2। देखो यहाँ पे CC1 के लिए था, अरे C और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर का, और C और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर का, जहां से वो 2 स्पेरिकल सरफेस बने थे। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले बने, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कैसे, μ1 अपॉन CO प्लस μ2 अपॉन CI1 माइनस μ2 अपॉन CI1, देखो μ2 अपॉन CI1 माइनस μ2 अपॉन CI1 प्लस μ1 अपॉन CI, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाने हैं। एक बार इसको डेरिवेशन को लिख कर देखना, लिख कर देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर में बचेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन CC2 ये वाला, और ऊपर का μ2 माइनस μ1 अपॉन CC1। ठीक, और हमें आखिरी में ये मिलेगा, देखो क्या मिलने वाला है, μ1 माइनस μ2 दोनों कॉमन है, बाहर निकाल दिया, μ2 माइनस μ1 सॉरी, तो अंदर में बचा 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता हूं, तो देखो C1 R1 हो गया, C2 माइनस ऑफ R2 हो गया, इधर में था ना C2, इसको अगर पॉजिटिव ले रहे तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ R2, तो माइनस ए आगे ऊपर आ गया 1 अपॉन R2, और यहाँ पे μ1 अपॉन माइनस u1, CO क्या है, ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी, ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी U बोलते थे हम लोग, याद आ रहा है, ऑब्जेक्ट की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से दूरी, यस जस्ट यस, ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर की दूरी ऑब्जेक्ट से वी कॉल इट U। ठीक है, तो माइनस U क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरफ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें पड़ेंगी हम उसको क्या बोलने वाले हैं, हम उसको क्या नेगेटिव बोलने वाले हैं, तो इसे माइनस U ले लिया, और CI इमेज की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से V हो गई, तो μ1 अपॉन माइनस U इज इक्वल टू μ1 अपॉन V। ठीक है, μ1 को बाहर निकाला, माइनस ऑफ 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू, देखो इसको μ1 को इधर ले आऊंगा तो μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 बचेगा, जो कि बचेगा μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 मतलब कि 1 इंटू R1 अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो हमारा फॉर्मूला आखिरी में क्या मिल रहा है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ1 अपॉन, सॉरी अच्छा देखो μ2 माइनस μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दो सरफेसेस, सॉरी दो मीडियम्स को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो म्यू बोलूंगा उसको, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बार इसको लिख के देखना, एक बार इसको कंप्लीटली लिखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। गो थ्रू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर दो सेट में पूछा था, सेट बी और सेट सी में ये क्वेश्चन पूछा था, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला विथ डायग्राम, तो डायग्राम भी बनाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस साल भी है ये मुझे तो लगता है इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन बिल्कुल आना है। VVVVIMP ऐसे लिखना है ना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसी फॉर्मूले को हम लोग, पिछला फॉर्मूला हमारा याद है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कैसे बनाते हैं? देखो फोकस में अब अगर ऑब्जेक्ट होता है ना तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बन जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रे। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो u इज इक्वल टू माइनस एफ होगा, इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी में। तो u इज इक्वल टू माइनस एफ रखो, v की वैल्यू इंफिनिटी रखो, तो यही फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा? 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/माइनस एफ। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 1/इंफिनिटी 0 माइनस माइनस प्लस 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यानी कि ये जो है यहां पे हमको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? ये पूरा इसकी वैल्यू हो गई 1/f के बराबर। यानी कि यही फॉर्मूला अब क्या बन गया? बहुत बढ़िया सर, यही तो चाहिए, आसान बनाओ फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा ये है, मगर इसी फॉर्मूले को कैलकुलेशन के हिसाब से हम बना दिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बन गया हमारा लेंस फॉर्मूला, स्फेरिकल लेंस का फॉर्मूला। मगर लेंस मेकर फॉर्मूला जिससे आप लेंस बनाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात आएगी, वहां पे म्यू वाली बात आएगी, वो है ये म्यू माइनस 1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है यहाँ पे। कम ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से वैल्यू भी चेंज होगी। v है ऑब्जेक्ट, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, v है इमेज का डिस्टेंस। तो बोलो आज की क्लास में समझ में आया कुछ? ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. We will also understand about power of lens in our next class. So revise a little bit about it.